यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। वेलकम टू यूपीएससी प्रेप लैब। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एनसीईआरटी इसको बिल्कुल डिटेल से, बिल्कुल बेसिक से कवर कर रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 7th की एनसीईआरटी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, जो है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इसके अंदर बहुत ही अच्छी बातें लिखी हुई हैं ऑफ कोर्स, और इंडिया के बारे में जो बेसिक्स हैं वो आपको इस चैप्टर से बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। साथ ही काफी सारा ट्रिविया एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में प्रोवाइड किया हुआ है, और एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको मेरी मेहनत बढ़िया लग रही है। मैं आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया 3D मैप्स लेकर आया हूं दोस्तों, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। और मेरी गारंटी ये है कि इफ यू गिव मी योर 40-50 मिनट्स, आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। आपको उसके बाद बस एक बेसिक सी रीडिंग एनसीईआरटी की लगा लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्लीज 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 डू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो विदाउट फर्दर अड्यू, लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। देखिए, सबसे पहली चीज, जो इंडिया है वो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और इंडिया को हम एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, विद श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार। अब यहां पर ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी लिखती है कि म्यांमार इज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, एंड इवन अफगानिस्तान की भी बात करती है, बट एज यू कैन सी इन दिस मैप, 3D मैप ऑफ इंडिया, कि भाई वाई इंडिया इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन है ये, इंडिया को आपकी जो एनसीईआरटी है वो एक सब कॉन्टिनेंट क्यों कह रही है? वाई इंडिया इज कॉल्ड एज अ सब कॉन्टिनेंट। और पहले पैराग्राफ में यही चीज यहां पर क्लियर होती है पढ़ने के बाद, कि भाई इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट इसीलिए है बिकॉज देखो, इंडिया इज पार्ट ऑफ लार्जर एशिया। आपको पूरा एशिया यहां पर दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरे एशिया से, रेस्ट ऑफ एशिया से इंडिया इज डिवाइडेड बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज माउंटेन्स। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, इंडिया एक टाइम पर गोंडवाना का पार्ट था। आज से 200 मिलियन ईयर्स एगो पूरे कॉन्टिनेंट्स, पैन कॉन्टिनेंट, सारा कॉन्टिनेंट एक साथ जुड़े हुए थे पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में। जब सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ थे एज पैंजिया, तो सारे ओशंस भी एक साथ होंगे पैंथेलासा के नाम से। एंड जब पैंजिया डिवाइड हुआ इनटू 2 कॉन्टिनेंट्स, द नॉर्थ वन वाज अंगारा लैंड एंड द साउथ वन वाज गोंडवाना लैंड, एंड इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। और यहां से स्प्लिट होने के बाद इंडिया स्टार्टेड टू मूव टू नॉर्थ, एंड आकर वो टकराता है यूरेशिया से, एंड एज इंडिया कोलाइड्स विद यूरेशिया, ये पूरी चेन ऑफ माउंटेन्स आपको देखने को मिलती है। तो कौन कौन से माउंटेन्स हैं जो इंडिया को रेस्ट ऑफ एशिया से अलग करते हैं, मैं आपको बताता हूं। यह है दोस्तों आपकी किरथार रेंज, जो आपको बेसिकली बलूचिस्तान के एरिया में देखने को मिलती है। यह है आपकी सुलेमान रेंज, ये ऑफ कोर्स आपके हिंदुकुश हैं। यहां पर आपको बेसिकली हिमालयाज देखने को मिलते हैं। हिमालयाज की 3 पैरेलल रेंज, जिसके बारे में आगे बात करेंगे ही करेंगे, और उसके ऊपर बहुत सारे ट्रांस हिमालयाज हैं, तिब्बत है, और यहां पर ऑफ कोर्स आपको पूर्वांचल हिल्स देखने को मिलते हैं। तो देखो, इंडिया को रेस्ट ऑफ एशिया से अलग करते हैं ये माउंटेन रेंजेस, प्लस इंडिया के अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी लैंडफॉर्म्स देखने को मिल जाते हैं। इंडिया में प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं, एवरीथिंग इज देयर इन इंडिया। इसीलिए हम इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो इंडिया इज अ सब कॉन्टिनेंट बिकॉज इट इज व्हाट सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया बिकॉज ऑफ दीज माउंटेन्स। तो सबसे पहली चीज, इंडिया सब कॉन्टिनेंट क्यों है, ये बात आपको समझ में आ गई है। नाउ गाइस, लेट अस टॉक अबाउट इंडिया। जब आप इंडिया की बात करते हैं तो आपकी एनसीईआरटी इंडिया के 5 डिविजन्स की बात करती है। यहां पर ये डिविजन्स ना ही फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, बिकॉज 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजियोग्राफिक डिविजन्स में 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स की बात करती है। उसमें वो एक्स्ट्रा कोस्टल प्लेन्स को जोड़ देती है, लेकिन पेनिनसुलर प्लेट्यू के साथ ही यहां पर कोस्टल प्लेन्स को मर्ज करके आपकी एनसीईआरटी 5 डिविजन्स ऑफ इंडिया की बात करती है, जिसमें से सबसे पहला जो डिवीजन है दोस्तों, वो है आपके हिमालयाज या फिर नॉर्थ माउंटेन्स। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द मेन हिमालयाज। ठीक है, दीज आर द हिमालयाज। दिस इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ इंडिया, जो कि हिमालयाज आपकी एनसीईआरटी कहती है। सेकेंड डिवीजन की जब बात करती है तो दैट इज द प्लेन्स ऑफ गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा, जो बेसिकली ये
एरिया है पूरा का पूरा। तो एज यू कैन सी दीज आर दी गैंजेटिक प्लेन्स या फिर सिंपली प्लेन्स। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बात करती है थार डेजर्ट की, द डेजर्ट दैट इज इन इंडिया, और उसी में अरावलीज की भी बात करती है, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग जो अरावलीज है दैट इज पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो कि स्टार्ट होता है यहां से, कंटिन्यू होता है डाउन साउथ, ठीक है, और पूरे इस रीजन को कवर कर लेता है माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बात करती है फिफ्थ फीचर की, जो कि है अंडमान निकोबार आइलैंड और साथ ही साथ लक्षद्वीप आइलैंड। तो इस तरीके से ये 5 फिजियोग्राफिक फीचर 5 डिविजन्स की एनसीईआरटी बात करती है। यहां पर ये बात क्लियर है कि ये सिर्फ डिविजन्स ऑफ इंडिया उन्होंने दिया हुआ है, बिकॉज 11th क्लास की एनसीईआरटी में जियोलॉजिकल डिविजन्स की भी बात आती है और फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन की भी बात आती है। तो जब हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पे पहुंचेंगे तो इस वाले जो एरिया है इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी कहती है द ग्रेट माउंटेन जोन, द हिमालयाज, इसको आपकी एनसीईआरटी कहती है द ग्रेट माउंटेन जोन। तो सबसे पहले हिमालयाज की बात करती है उसके लोकेशन की, कि हिमालय इंडिया में कहां पर बेसिकली लोकेटेड हैं। इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज लोकेटेड हैं, जो कि शुरू होते हैं जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी से, क्रॉसिंग इनटू लद्दाख, देन हिमाचल प्रदेश, देन उत्तराखंड, इनटू नेपाल, इनटू सिक्किम, इनटू भूटान एंड देन इनटू अरुणाचल प्रदेश। फिर वो टर्न होते हैं पूर्वांचल के रूप में इनटू नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये पूरा एक्सटेंट है हिमालयाज का। तो हिमालयाज बेसिकली इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। वेयर, कहां पे? पहली चीज, जब हिमालयस की बात आती है तो हिमालयस के अंदर आपको सबसे पहले हाईएस्ट पीक्स देखने को मिलती हैं, वर्ल्ड की कुछ ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, और इंडिया के वाटर रिसोर्सेज के लिए स्पेसिफिकली हिमालयस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया की कुछ मेजर रिवर्स स्पेसिफिकली इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। साथ ही साथ इनकी सभी ट्रिब्यूटरीज भी, मेजर ट्रिब्यूटरीज भी यहीं से ओरिजिनेट होती है। साथ साथ आपकी एनसीईआरटी बात करती है कि हिमालयस के बियॉन्ड उसके पास एक कोल्ड डेजर्ट रीजन लद्दाख भी है, जिसके बारे में हम दोस्तों अब बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं हिमालयस, जिसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नाउ जो हिमालयस है, ये जो वर्ड है ये आया है संस्कृत वर्ड से। हिमालय वर्ड डिराइव हुआ है एक संस्कृत वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? जिसका मीनिंग होता है व्हाट? अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि हिम, स्नो, आल्य यानी कि ड्वेलिंग, जहां पर आपको क्या मिलता है? स्नो मिलता है। तो हिमालय इज बेसिकली अबोर्ड ऑफ स्नो, ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है, हिमालय, ठीक है। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो हिमालयाज हैं दे आर लिविंग, ब्रीथिंग एंड जियोलॉजिकल क्रिएशंस। और उसके बाद हिमालय की फॉर्मेशन की बात ये कहती है। अब हिमालयाज किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, एक बेसिक थ्योरी है जिसको आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कह सकते हैं, या फिर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से थ्योरी शुरू हुई थी, देन यू नो इट डेवलप्ड इनटू द प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो सबसे पहले बात आती है द प्लेट कोलिजन स्टोरी ऑफ इंडिया। देखिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दैट इंडिया वाज पार्ट ऑफ गोंडवाना। गोंडवाना स्प्लिट होकर बना था फ्रॉम अ सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। इंडिया के साथ साथ अफ्रीका, नीचे अंटार्कटिका, इस साइड ऑस्ट्रेलिया, और अफ्रीका के साथ इस साइड साउथ अमेरिका, ये सभी कॉन्टिनेंट जुड़कर गोंडवाना क्रिएट करते थे। लेकिन 50 मिलियन ईयर पहले कुछ ऐसा हुआ कि इंडिया इट ब्रोक अवे फ्रॉम गोंडवाना और इट स्टार्टेड टू ड्रिफ्ट नॉर्थवर्ड। देखो, जितनी तेजी से आपके नाखून बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से वही स्पीड थी इंडिया की टूवर्ड्स यूरेशिया। स्लोली इंडियन प्लेट मूव्ड टू द नॉर्थ एंड कोलाइडेड इनटू अंगारा लैंड, यानी कि जो यूरेशिया का पार्ट था उससे जाके वो टकरा जाती है। एंड यही जो कोलिजन है ये फोल्डिंग क्रिएट करता है क्रस्ट की, क्रिएटिंग हिमालयाज एंड एसोसिएटेड रेंजेस। आपकी एनसीईआरटी कहती है कि इंडिया इज स्टिल पुशिंग नॉर्थ एट 5 सेंटीमीटर पर ईयर। अभी भी
इंडिया पुश कर रही है 5 सेंटीमीटर प्रति ईयर के हिसाब से। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों कि आज भी हिमालयाज की हाइट इंक्रीज हो रही है। ऑन एन एवरेज इट इज 5 मिलीमीटर पर ईयर इंक्रीज इन द एलिवेशन ऑफ द हिमालयाज। ठीक है, अच्छा ये बात भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कुछ सालों बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, माउंट एवरेस्ट वोंट बी द हाईएस्ट पीक। नंगा पर्वत is fastest growing mountain right now and it might cross Mount Everest in height। जी हां, तो सबसे पहली चीज आपको समझ में आ गया कि हिमालयाज किस तरीके से फॉर्म हुए थे। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी बात करती है हिमालयाज के अंदर 3 मेन रेंजेस की। वो बात करती है सबसे पहले दी हिमाद्रीज। देखो हिमाद्रीज यानी कि ग्रेट हिमालयाज वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, जो कि कश्मीर लद्दाख से होते हुए हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल से सिक्किम पहुंचती है और सिक्किम से भूटान और अरुणाचल पहुंचती है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये जो व्हाइट स्नो वाला लेयर दिखता है, ये वाला, दिस इज द ग्रेट हिमालयाज। तो अगर मैं ग्रेट हिमालयाज को यहां पर व्हाइट कलर से हाईलाइट करने की कोशिश करूं तो इट इज वेरी क्लियरली एंड इजीली विजिबल। दिख रहा है आपको? सो ये आपकी ग्रेट हिमालयन रेंज है जो यहां पर आपको क्लियरली दिखाई पड़ती है। दिख रही है आपको? सो दिस इज द ग्रेट हिमालयन रेंज, या फिर आप इसको सिंपली हिमाद्री लिख सकते हैं इफ यू वांट टू राइट। अच्छा, आप बच्चे पूछेंगे सर ऊपर जो दिख रही है रेंज, ये कौन सी रेंज है? तो मैं आपको बतला दूं कि इनको हम ट्रांस हिमालयाज कहते हैं, जो इस चैप्टर के अंदर नहीं बताई गई है, लेकिन आप क्लास 11th में इसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालयन रेंजेस भी हिमालयाज से थोड़ा सा पहले बनी थी, और ये जो आपको दिखती है ये काराकोरम है। काराकोरम के नीचे लद्दाख रेंज है, उसके नीचे आपको ज़ांस्कर रेंज देखने को मिलती है, एंड वी विल डिस्कस अबाउट देम इन द फ्यूचर। तो ग्रेट हिमालयन रेंजेस वर्ल्ड की हाईएस्ट रेंजेस हैं। दे आर द मोस्ट रगेड रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, और इनकी पीक्स परमानेंटली स्नो हैं। वहां पर आपको परमानेंट स्नो फील्ड्स देखने को मिलती हैं, और बहुत ही कम लोग यहां पर रहते हैं। सेटलमेंट्स आर वेरी वेरी लेस। बहुत सारी पीक्स यहां पर ऐसी हैं जो 8000 मीटर से ऊपर हैं, और काराकोरम और हिमालयाज के अलावा वर्ल्ड की किसी और माउंटेन रेंज में आपको 8000 मीटर से ऊंची पीक्स नहीं देखने को मिलती ऑन दी अर्थ। आपको वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट भी यहीं पर देखने को मिलती है। एज यू कैन सी ऑन द बॉर्डर्स ऑफ नेपाल एंड चाइना, दिस इज द माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो है 8848 मीटर्स, 8848 मीटर्स। ठीक है, वो भी थोड़े दिन पहले रिवाइज की थी नेपाल ने और चाइना ने मिलकर एक सर्वे के बाद, फिर वो 8848.8 मीटर हो गई है, जो राउंड ऑफ होके 8849 मीटर हो जाती है। इसके अलावा वर्ल्ड की 3rd हाईएस्ट पीक भी आपको सिक्किम और बॉर्डर पर मिलती है नेपाल के, जो कि है माउंट कंचनजंगा। और कंचनजंगा की जो हाइट है वो 8586, आसानी है याद करना, 8586 मीटर्स है बेसिकली, एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा वर्ल्ड की जो 2nd हाईएस्ट पीक है दोस्तों वो K2 है, जो बेसिकली काराकोरम में लोकेटेड है, जिसके बारे में एनसीईआरटी बात नहीं करती है, बट यू मस्ट नो दिस। सॉरी, सो दिस इज द हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज के बाद आपकी एनसीईआरटी बात करती है हिमाचल रेंज की, जिसको आप लेसर हिमालयाज भी कहते हैं। आफ्टर हिमाद्री यू हैव द हिमाचल रेंजेस। देखो हिमाचल रेंजेस को यू कैन से एज लेसर हिमालयाज। व्हाई लेसर? बिकॉज देखो दे आर वेरी लेस इन एलिवेशन एज कंपेयर टू ग्रेट हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज के सामने उनकी एलिवेशन बहुत ज्यादा आपको दिखती नहीं है। प्लीज समझिए इस चीज को, इसीलिए आप इसको लेसर हिमालयाज या फिर कभी कभी मिडिल हिमालयाज भी कह देते हैं। तो मिडिल हिमालयाज में आपको मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बहुत सारे ह्यूमन हैबिटेशन यहां पर देखने को मिलते हैं, और इसीलिए यहां पर बहुत सारे हिल स्टेशंस भी मौजूद हैं। चाहे आप बात कर लें मेरे भाई गुलमर्ग की, चाहे आप बात कर लें नीचे आ जाओ,
आप बात कर लो धर्मशाला की, आप बात कर लो शिमला की, मनाली की, मसूरी की, नैनीताल की, गैंगटॉक की, ये सभी हिल स्टेशंस इंडिया के, दार्जिलिंग इवन, ऑल ऑफ देम आर लोकेटेड इन दी लेसर हिमालयाज, जिनको आपकी एनसीईआरटी हिमाचल कहती है। और इनकी हाइट आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से 1000 मीटर से लेके 4000 मीटर के बीच में है। मैं आपको ये पूरा विजुअलाइज कराऊंगा अभी गूगल मैप्स के थ्रू, आप टेंशन मत लो इस चीज की। बट अगर हम इसको मार्क करने जाएं तो हमें यहां पर ये लेसर हिमालयाज देखने को मिलते हैं, एज यू कैन सी। जो ब्राउनिश कलर के आपको पैरेलल रेंज दिख रही है, दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द लेसर हिमालयाज फॉर यू। ठीक है, इट इज वेरी मच क्लियर। नाउ लेसर हिमालयाज के बाद आपको शिवालिक रेंज देखने को मिलती है, और जो शिवालिक रेंज है इनको आप लोअर हिमालयाज भी कभी कभी कहते हैं। व्हाट? शिवालिक्स। उससे किसी बुक में इनको सब हिमालयाज भी कहा गया है, प्लीज अंडरस्टैंड, या फिर इनको आउटर हिमालयाज भी कह दिया गया है, आउटर हिमालयाज। इनकी हाइट काफी कम है, 600 मीटर से 1500 मीटर के बीच इनकी एलिवेशन है। दोस्तों ये फुट हिल्स हैं एक तरीके से, एंड दे आर द ट्रांजिशनरी जोन बिटवीन हिमालयाज एंड द गैंजेटिक प्लेन्स बेसिकली। और जो आपको ये हिली रीजन दिखता है बिलो दी लेसर हिमालयाज, यही आपके शिवालिक हिल्स हैं, जो कि कंटिन्यूअस हैं। बट आपके एनसीईआरटी बताती नहीं है कि यहां पर सिक्किम के रीजन में, वेस्ट बंगाल के रीजन में वो नहीं है, एंड देन दे अगेन स्टार्ट इन अरुणाचल प्रदेश, एज यू कैन सी। सो दीज आर योर शिवालिक हिल्स। तो यार अगर हम एक 3D मैप देखें, जो हम देख सकते हैं यार, आज के टाइम पर वी हैव टेक्नोलॉजी, तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना ही चाहिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जो लोग नहीं करते, या तो दे आर टेक्नोलॉजिकली चैलेंज्ड, either they might be lazy, ठीक है, because they don't want to do it, they just want to have old type of things. So we will update, upgrade and use technology to see the Himalayan mountains. देखिए, तो सबसे पहले थोड़ा सा पैन करेंगे, ये देखिए I panned it, and then as you can see the 3 ranges clearly। देखो, तो सबसे पहले आपको ये जो आउटर रेंज दिख रही है, ये शिवालिक हिल्स हैं, जो कि हेविली फॉरेस्टेड है, इसलिए आपको इतने ज्यादा ग्रीन दिखते हैं। उसके बियॉन्ड आपको एलिवेशन थोड़ी सी ज्यादा पहाड़ी टाइप दिख रही है। ये पूरा एरिया लेसर हिमालयाज का है, यानी कि हिमाचल का है। और उसके बाद आपको ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं, जिनकी एलिवेशन बहुत ही ज्यादा है, तो ये आपके ग्रेट हिमालयाज हैं। उसके बियॉन्ड आपको तिब्बतन प्लेट्यू तक दिखाई पड़ता है, ट्रांस हिमालयाज तक दिखाई पड़ते हैं। आर यू एबल टू सी दिस ब्यूटीफुल नजारा? तो दिस इज इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। उसके बाद आप आते हैं ऊपर, ये है शिवालिक्स, ये है लेसर हिमालयाज, और ये है ग्रेट हिमालयाज यानी कि हिमाद्रीज। तो वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा, अब आपकी एनसीईआरटी बात करती है हिमालयाज के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रीजन्स में आपकी एनसीईआरटी बताती है एक स्पेशल टाइप की पहाड़ियां, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं लोग, घर बनाते हैं, जिसको आप कंथ कुनी या फिर धज्जी देवार स्टाइल ऑफ हाउसेस कहते हैं, जो कि लोकली अवेलेबल स्टोन और वुड से बनता है, काफी हल्का होता है, आपको गर्म रखता है सर्दियों में, और साथ ही साथ अर्थक्वेक से भी आपकी जान बचा सकता है। इट कैन विथस्टैंड माइल्ड अर्थक्वेक एज वेल। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी बात करती है हिमालयाज के अंदर फौना की एंड फ्लोरा की, वहां पर क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता। वहां पर स्नो लेपर्ड्स की बात आती है, स्नो लेपर्ड के साथ साथ दोस्तों बात आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, जहां पर स्नो लेपर्ड आपको काफी ज्यादा मिलता है। इसके अलावा दोस्तों स्नो लेपर्ड के साथ साथ रेड पांडा की बात आती है, जो आपको स्पेसिफिकली सिक्किम और अराउंड के रीजन में देखने को मिलता है। याक्स की बात आपकी एनसीईआरटी करता है। फाइन। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके बारे में दिया हुआ है, लेकिन इसी पार्ट में वो कोल्ड डेजर्ट की बात करता है, द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ कोल्ड डेजर्ट? देखो, जब भी आप डेजर्ट का नाम लेते हो तो आपके दिमाग में आता है कि भाई गर्मी है, धूप निकली हुई है, ठीक है, हर एक चीज
तप रही है गर्मी में। लेकिन ऐसा नहीं है, कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं वर्ल्ड में कुछ, और इंडिया का खुद का कोल्ड डेजर्ट जो है वो लद्दाख के अंदर पड़ता है। अब क्वेश्चन ये है कि लद्दाख के अंदर कोल्ड डेजर्ट क्यों है? तो आप देख सकते हो कि जो मॉनसून की विंड्स आती हैं, जो इंडिया को बारिश से सराबोर करती हैं, वो टोटली हिमालयाज के द्वारा ब्लॉक कर दी जाती हैं। इसी वजह से जब आप लद्दाख के रीजन में पहुंचते हो यहां पे, तो ये पूरा एरिया आपका कोल्ड डेजर्ट है, और यहां के लोगों ने इस कोल्ड डेजर्ट में रहना सीख लिया है। आपको पता ही है, सोनम वांगचुक जी ने काफी ज्यादा रिसर्च किया है, और जो ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स हैं लद्दाख के, उसको पूरी दुनिया को दिखाया है। ही हैज मेड मेनी वीडियोस, आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम, ठीक है, सोनम वांगचुक। एंड आई नो उनके साथ जो आजकल हो रहा है, सैड, बट स्टिल he has done a lot for the society. Now, दूसरा एक और क्वेश्चन ये आता है कि why Himalayas are called water tar of Asia। देखिए, हिमालयाज हमें सिर्फ नॉर्दर्न कोल्ड विंड से बचाते नहीं हैं, या फिर हमें इन्वेजन से इतने लाखों हजारों सालों से बचाते हुए नहीं आए हैं, वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ दे आर वाटर टार ऑफ एशिया, और यहीं से एशिया की कुछ मेजर रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं। चाहे आप गंगा रिवर की बात कर ले मेरे भाई, वो भी यहीं से ओरिजिनेट होती हुई आपको दिख ही रही है। गौमुख गंगोत्री से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्रा ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट होती है, इंडस कैलाश के पास ट्रांस हिमालय से ओरिजिनेट होती है। एंड इवन जो चाइनीज रिवर्स हैं, स्पेसिफिकली यांगसे रिवर जो है दोस्तों, वो भी कुनलुन शान माउंटेन्स के एक पार्ट से, तंगुला माउंटेन से ओरिजिनेट होती है। इवन यू नो दिस येलो रिवर भी यहीं से ओरिजिनेट होते हैं, चाइना की, जो कि इंपॉर्टेंट है। मीकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रांस हिमालय से ही ओरिजिनेट हो रही है। फाइन, अच्छा, एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात हम बात करते हैं, यू नो, अबाउट गंगोत्री एंड इट्स ग्लेशियर। देखिए, जो गंगा रिवर है, आप कह सकते हो इट इज सोल ऑफ इंडिया। एंड गंगा रिवर का ओरिजिन, गंगा जी का जो ओरिजिन है, वो उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है, एट देवप्रयाग, जहां पर दो गंगा जी की हेड स्ट्रीम्स एक साथ मर्ज होती हैं, कॉन्फ्लुएंस होता है। पहली है भागीरथी, जिसका ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर में है, ठीक है, और इंडियन हिमालयाज के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लेशियर। और दूसरी रिवर है अलकनंदा, जिसका ओरिजिन सतोपंथ ग्लेशियर उत्तराखंड से ही होता है। एंड व्हेन दीज टू रिवर्स मीट एट देवप्रयाग, आप उसको कहते हो गंगा। हिमालयाज इंडिया के लिए कल्चरली भी और स्पिरिचुअली भी सिग्निफिकेंस है। हमारे धर्म में स्पेसिफिकली जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स के धर्म हैं, बुद्धिज्म हो, हिंदुज्म हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, इन सभी धर्मों में हिमालयाज को काफी पवित्र माना गया। स्पेसिफिकली अगर हम शिव की बात करें, शिव जी की बात करें, तो कैलाश मानसरोवर उनका अबोर्ड बताया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको यहां पर 4 धाम की यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पौंटा साहिब, और बहुत सारे डिफरेंट गुरुद्वारे इस भी यहां पर लोकेटेड हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज भी बहुत सारी हिमालयाज के अंदर ही लोकेटेड हैं। हेमिस मोनेस्ट्री लद्दाख की, जैसे कि थिक्से मोनेस्ट्री है, गोम्पा की गोम्पा है, रोमतेक है सिक्किम में। दीज आर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज इन हिमालयाज। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। फाइन, अच्छा, इसके अलावा जब कोल्ड डेजर्ट की बात करती है एनसीईआरटी, लद्दाख की बात करती है, तो लद्दाख को ये मून लैंड ऑफ इंडिया कहती है, बिकॉज लद्दाख की जो टेरेन है वो इतनी सूखी है कि ऐसा लगता है, और व्हाइट सैंड कहीं कहीं है, कि आपको लगता है कि आप मून के ऊपर आ गए हो। और यहां पर आपको बहुत सारी सॉल्टी लेक्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि पैंगोंग सो लेक, वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक भी है दोस्तों। फाइन, तो ये पूरी कहानी है इस रीजन की। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द गैंजेटिक प्लेन्स। नाउ हिमालयाज के नीचे आपको गैंजेटिक प्लेन्स देखने को मिलते हैं, जो कि इंडो गैंजेटिक प्लेन्स टेक्निकली विल बी द राइट वर्ड टू डिस्क्राइब देम। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये रहे। तो सबसे पहली चीज तो ये समझो कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज इस बात में होते हैं कि हिमालयाज आर ओल्डर और द गैंजेटिक इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आर ओल्डर।
देखो हिमालयास पहले बने और हिमालयास के बनने की वजह से ये प्लेन्स बने बिकॉज हिमालय से आती हुई नदियों ने एलुवियल सॉइल को यहां पर डिपॉजिट किया और प्लेन्स को क्रिएट किया। तो आप हिमालय से जब साउथ की तरफ मूव करते हैं तो आपको लैंडस्केप ड्रामेटिकली चेंज होती हुई नजर आती है। आप स्नो कैप्ड पीक से लेसर हिमालयास के जंगलों में पहुंचते हैं एंड उसके नीचे शिवालिक्स के घने जंगलों में पहुंच जाते हैं। बट शिवालिक्स के बाद आप पहुंचते हैं एकदम फ्लैट टेरेन में जिसको आप इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स कहते हैं। देखो आज के टाइम पर वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स में से ये प्लेन्स हैं। तो सबसे पहले फर्टिलिटी की बात आती है। दे आर वेरी फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर और ये डेंसली पॉपुलेटेड है। दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। दिल्ली ऑफ कोर्स इंडिया की कैपिटल नहीं है, लखनऊ, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़, ठीक है, पटना, कलकत्ता, गुवाहाटी, कितने मेजर सिटीज आपको इंडो गैंजेटिक प्लेन्स के ऊपर देखने को मिलते हैं एंड दे आर हिस्टोरिकली वेरी सिग्निफिकेंट इंडिया की हिस्ट्री में। तो अगर आप इनके एक्सटेंट की बात करते हैं तो पंजाब हरियाणा से ये शुरू होते हैं, इवन जम्मू से मैं बोलूंगा शुरू होते हैं, ठीक है। जम्मू का कुछ हिस्सा जो है वो चिनाब प्लेन्स का पार्ट है एंड पंजाब हरियाणा से होते हुए ये उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम तक एक्सटेंड हो जाते हैं। दोस्तों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फॉर्मेशन की बात करें तो हिमालयास की बनने की वजह से ये प्लेन्स क्रिएट हुए। जब हिमालयास से सेडिमेंट लेडन रिवर्स नीचे आई, उन्होंने अपने सेडिमेंट्स को इन प्लेन्स में सिनक्लाइन के अंदर डिपॉजिट किया, क्रिएटिंग दीज प्लेन्स। और यहां पर आपको कहीं कहीं एलुवियल डिपॉजिट बहुत ही गहरा भी दिखता है, 3 किलोमीटर तक मिट्टी है नीचे गहराई में। तो आपको यहां पर सॉइल ऑफ कोर्स एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है जो कि एक्सट्रीमली फर्टाइल है दोस्तों, जिसको आप खादर में न्यूयर सॉइल में और बांगर में ओल्डर सॉइल में डिवाइड कर सकते हैं ऑफ कोर्स। और अगर आप आज की बात करें तो यहां पर एटलीस्ट 40 से 50 करोड़ लोग रहते हैं। यूपी की बात कर लें, अबाउट इंडिया की 20% पॉपुलेशन तो वहीं पर रहती है। साथ में बिहार, वेस्ट बंगाल, ये हेवीली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं यार। आपकी एनसीईआरटी 400 बिलियन का नंबर देती है बट वो पुराना हो गया है। और यहां पर कुछ मेजर रिवर्स की बात आती है जो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स यहां से इंडस जा रही है ऊपर और इंडस की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे ऊपर देखेगी आपको चिनाब, चिनाब के नीचे आपको देखेगी रावी, रावी के नीचे ब्यास, ये ब्यास है, और फिर सतलुज। उसके बाद आप इधर आएंगे, आपको यहाँ पे यमुना दिखेगी सबसे पहले, फिर गंगा दिखेगी, फिर गोमती दिखेगी, उसके बाद शारदा और घाघरा दिखेगी, फिर गंडक दिखेगी, फिर कोसी दिखेगी, फिर महानंदा दिखेगी। ऑफ कोर्स इन रिवर्स के बारे में हम ड्रेनेज की क्लास में बात करेंगे, नॉट टुडे। राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, ज्वार, ये सब यहां पर उगता है दोस्तों। और इवन फाइबर क्रॉप्स आजकल यहां पर उगाई जा रहे हैं, स्पेसिफिकली पंजाब हरियाणा के ड्रायर पार्ट्स में कॉटन भी उगाई जा रही है दोस्तों। ये एरिया हेवीली इरिगेटेड है, कैनाल इरिगेशन यहां पर है, ट्यूबवेल यहां पर लगे हुए हैं। आपको इंडिया का डेंसिएस्ट रोड नेटवर्क इन्हीं प्लेन्स में देखने को मिलता है, प्लस डेंसिएस्ट रेल नेटवर्क भी इसी प्लेन में देखने को मिलता है बिकॉज ये फ्लैट है। यहां पर रोड बनाना, ट्रेन बनाना, ट्रेन की पटरी बिछाना बहुत ही आसान है, लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ में ये काफी ज्यादा रिच है। आपको यहाँ पर टाइगर्स देखने को मिल जाते हैं जो कॉर्बेट का थोड़ा हिस्सा है, कुछ हिमालय शिवालिक्स में, कुछ प्लेन्स में है, फाइन। ऐसे ही पीलीभीत है, आगे आएंगे आपको ये दुधवा टाइगर रिजर्व दिखता है, कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दिखती है, आगे आएंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको दिखता है बिहार में। सो दीज आर इंपॉर्टेंट एरियाज। नाउ अब यहां पर एक ट्रिविया है, एग्रीकल्चरल प्लेन्स देन एंड नाउ करके एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। देखो ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो इन प्लेन्स में रेनफेड एग्रीकल्चर किया जाता था, सीजनल क्रॉप्स उगाए जाते थे और मॉनसून के हिसाब से हम खेती बाड़ी करते थे, क्रॉप रोटेशन हम अच्छे से करते थे और सॉइल की हेल्थ हम बरकरार रखते थे। अगर आपने सर्दियों में गेहूं उगाया है तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा काफी कम हो जाएगी, इसीलिए वजह से आप नेक्स्ट सीजन में मॉनसून जब आती थी तो आप दाल उगाते थे, लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाते थे जो नेचुरली नाइट्रोजन को इंप्रूव कर देती थी सॉइल। लेकिन आज के टाइम पर दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है, हम मोनोकल्चर राइस एंड व्हीट की तरफ जा चुके हैं। स्पेसिफिकली आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन
एंड अडॉप्टिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हाँ, इससे हमें सेल्फ सफिशिएंसी फूड में मिल गई, लेकिन आज के टाइम पर इनफर्टिलिटी की दिक्कत सॉइल में शुरू हो गई। ठीक है, अब बात होती है ब्रह्मपुत्रा की। कहती है आपकी एनसीईआरटी, ब्रह्मपुत्रा एक ऐसी रिवर है जो लॉजिक को डिफाई करती है। आ रही बात समझ? नाउ जितनी भी रिवर्स हैं वो बेसिकली समर आते आते छोटी हो जाती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्रा गेट्स लार्जर इन समर। क्यों? देखो, बिकॉज ब्रह्मपुत्रा एक हेविली ग्लेशिएटेड रीजन से आती है और उसका ऑलमोस्ट 40% कोर्स तिब्बत के अंदर है, जहां पर स्नो मेल्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, मैसिव ग्लेशियर्स हैं। तो इन समर सीजन एज दीज ग्लेशियर्स दे मेल्ट rapidly due to rising temperature, huge extra volume of water comes into ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, अब देखो गंगा की बात कर लो तो गंगा तो एक यहां से ग्लेशियर आ रहा है जहां से आ रहा है, पर ये पूरे ग्लेशियर्स ब्रह्मपुत्रा को ऊपर की तरफ फीड करते हैं और ब्रह्मपुत्रा इस तरीके से आती है एंड हेंस इट बिकम्स लार्जर। प्लस इस रीजन में बारिश भी ज्यादा होती है, ये भी एक रीजन है। तो यार ये बात होती है आपके प्लेन्स की। नेक्स्ट आता है डेजर्ट। अब आपको जो वेस्टर्न पार्ट दिखता है ये डेजर्ट है, और इस डेजर्ट के बनने के पीछे का मेन रीजन अरावली रेंज है, बिकॉज जब मॉनसून की विंड्स आती हैं तो अरावली रेंज जो है वो मॉनसून के पैरेलल है, मॉनसून निकल जाती है, इट इज अनेबल टू स्टॉप मॉनसून, एंड इसी वजह से पूरा रीजन आपको जो दिखता है ये रीजन इट इज आ डेजर्ट। देखो डेजर्ट जो है इंडिया का वो बेसिकली मेजरली राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट्स के अंदर एक्सटेंड होता है। ठीक है, और यहां पर आपको एक येलोइश एक्सपेंस ऑफ रेतीला लैंड देखने को मिलता है, जिसको आप थार डेजर्ट कहते हो। अच्छा, बाय द वे, थार डेजर्ट आपका एक्सटेंड होता है पाकिस्तान में, जहां पर इसको चोलिस्तान डेजर्ट कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी थोड़ा थोड़ा डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि हरियाणा में जो सिरसा एक रीजन है वहां पर आपको हल्का हल्का डेजर्ट टाइप एरिया देखने को मिलता है। एरिया की बात करूं तो 200,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ऑलमोस्ट एज बिग एज उत्तर प्रदेश की स्टेट जितना थार डेजर्ट बड़ा है। और रेनफॉल यहां पर 150 मिलीमीटर से भी कम होती है मोस्ट एरियाज में, और कुछ एरियाज में तो भैया 50 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, जो कि ट्रू डेजर्ट मरुस्थली है। समर में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तो दिल्ली का ही पहुंच गया, यहां तो ऑफ कोर्स चला ही जाता है, और सर्दियों में रात में टेम्परेचर 0 डिग्री भी पहुंच जाता है। लैंडस्केप में आपको यहां पर सैंड ड्यून्स देखने को मिलते हैं, रेत के टीले। आपको यहां पर खास रूप से बाड़मेर के रीजन में रॉकी डेजर्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बहुत ही हार्श कंडीशंस हैं, बट थार डेजर्ट एक्ट एज नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग व्हाट, जी हां, ह्यूमन मूवमेंट इनटू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। देखो जब थार डेजर्ट है इसको क्रॉस करना बड़ा मुश्किल था पुराने टाइम में, सो लोग या तो पंजाब के रास्ते आते थे या फिर नीचे गुजरात के रास्ते भी नहीं आ पाते थे, यहाँ कच्छ था, तो बेसिकली दे यूज्ड टू कम फ्रॉम हियर। तो ये एक एरिया काफी आइसोलेटेड था, बाद में यहाँ पर राजपुताना जो स्टेट्स हैं वो डेवलप हुए, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब आपकी एनसीईआरटी बात करती है कि किस तरीके से ह्यूमंस ने अडेप्ट किया है इन थार डेजर्ट। सबसे पहले थार डेजर्ट के अंदर टंकास की बात की गई है, जो कि ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड है यहाँ के लोगों का। वो टैंक्स क्रिएट करते थे टू स्टोर रेन वाटर। ठीक है, तो कुंड क्रिएट किए जाते थे, बाउलीज क्रिएट की जाती थी, अंडर वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स क्रिएट किए जाते थे, जिसको आप बावड़ी कहते हैं, स्टेपवेल कहते हैं, बेसिकली झोड़ कहते हैं, चेक डैम्स वो क्रिएट किए जाते थे। ठीक है, अब यहाँ के लोगों के कपड़े अगर आप देखें तो एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए पीपल यूज टू कवर होल बॉडी। धूप भी तो बहुत तेज होती है, दे यूज टू वेयर लाइट कलर्ड क्लोथ्स, लूज फैब्रिक्स, टर्बन्स होती हैं। ठीक है, लोग पगड़ी पहनते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट। आ रही बात समझ? फूड प्रिजर्वेशन के लिए वेजिटेबल की ड्राइंग, अचार, ठीक है, ये सब चीजें यहां पर आपको देखने को मिली। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहां पर शिप ऑफ द डेजर्ट कैमल को यूज किया जाता था। अब तो रोड्स बहुत अच्छी हैं राजस्थान की, मैं बोलूंगा आपको। और इकोनॉमी की बात की जाए तो पुराने टाइम में कैमल हर्डिंग, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन, दीज वर द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हैंडीक्राफ्ट मेकिंग आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उदयपुर, जोधपुर जैसे टाउन्स में। टूरिज्म आज के टाइम पर बहुत ही
पीक पर है उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, इन एरियाज के अंदर जो लोग डेजर्ट देखना चाहते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी नेक्स्ट बात करती है दोस्तों अरावली रेंज की, जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है, आप देख सकते हैं। और ये जो अरावली रेंज है इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, लेकिन आपकी एनसीईआरटी इसको यहीं पर डिस्कस करती है। तो अरावली इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। देखिए अरावली की जो एज है वो आपकी एनसीईआरटी 2.5 बिलियन ईयर पुराना बताती है, और जो लेटेस्ट रिसर्च है वो भी इसको 1.5 बिलियन टू 2.5 बिलियन ओल्ड बताता है। ठीक है, यानी कि अरावलीज एक टाइम पर क्रिएट हुए थे, दो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जैसे हिमालयास क्रिएट हुए हैं, लेकिन अब ये कोलिजन जो था वो रुक गया किसी कारणवश, और अब स्लोली एक्सोजेनिक प्रोसेसेस ने अरावलीज को इस तरीके से इरोड कर देने की एक टाइम ऐसा आएगा जब हिमालयास के नीचे जो टेक्टोनिक प्रोसेसेस हैं वो रुक जाएंगे और हिमालयास भी अरावलीज की तरह हो जाएगा, मे बी आफ्टर 2 बिलियन ईयर्स। ठीक है, अच्छा अरावलीज कौन कौन सी स्टेट के अंदर हैं? देखो, दे स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से चालू होते हैं, यमुना का किनारा ये दिल्ली है, उसके बाद हरियाणा में एंटर करते हैं, उसके बाद राजस्थान में, और उसके बाद गुजरात में एंटर ये कर जाते हैं। हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है, जो कि साउथ अरावलीज के अंदर लोकेटेड है। साउथ अरावलीज आर टॉलर देन दी नॉर्थ अरावलीज, ये बात भी आपको याद में रहनी चाहिए। गुरु शिखर नियर माउंट आबू राजस्थान 1722 मीटर उसकी हाइट हो जाती है। ओरिएंटेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट इज ओरिएंटेड नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, पैरेलल टू द मॉनसून डायरेक्शन। आ रही है बात समझ? तो इसके साथ साथ अरावलीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिनरल, स्पेसिफिकली मार्बल, जिसे ताजमहल बनाया है उसको मकराना मार्बल कहते हैं, वो भी आपको यहीं पर मिलता है। ग्रेनाइट काफी अच्छा मिलता है। जिंक जावर माइंस में आपको देखने को मिलता है, जो कि ओल्डेस्ट जिंक स्मेल्टिंग है वर्ल्ड की। कॉपर आपको यहां मिल जाता है, लेड आपको यहां पर मिल जाता है। देखो अरावलीज का एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो थार डेजर्ट की एक्सपेंशन को रोकता है। यस, इट एक्ट एज अ barrier preventing the Thar desert from expanding eastward into Gangetic plain, और इसीलिए ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है हमारी इकोलॉजी के लिए। ठीक है, अगर आप यहाँ के लोगों की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट यहाँ पर है, जहां पर आपको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद एक सबसे बड़ी वॉल देखने को मिलती है। ठीक है, कुंभलगढ़ फोर्ट में ये जो वॉल है वो है, सॉरी नॉट चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट अरावलीज के बाद हम आते हैं सीधा द पेनिनसुलर प्लेट्यू के ऊपर। देखिए जब पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात आती है तो पेनिनसुलर प्लेट्यू शुरू हो जाता है दोस्तों ऊपर दिल्ली से, यानी कि अरावलीज से। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग पार्ट ऑफ दिस इज आल्सो देयर, एंड पूरे इस इंडिया को ये कवर करता है दिस पार्ट, और ये शिलोंग प्लेट्यू भी इसी का पार्ट है। बीच में मालदा गया आपको दिखाई पड़ता है। तो पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स। यहां पर आप देख लें बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, इंडियन ओशन है, एंड हेंस इट इज अ पेनिनसुला बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको देखेंगे इस मैप को अच्छे से, तो आपको यहां पर बहुत सारे हिल्स और प्लेट्यूज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि जो पेनिनसुला है वो रफली ट्रायंगुलर है और इंडिया की पेनिनसुलर आउटलाइन से मैच करता है दैट पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये एक बहुत ही ओल्ड टेबल लैंड है। इसकी जियोलॉजिकल एज अबाउट 600 मिलियन ईयर्स के आसपास बताई जाती है, एंड इट इज वे ओल्डर देन हिमालयास। हाइट की बात की जाए तो एवरेज हाइट 600 टू 900 मीटर्स बताई गई है पेनिनसुलर प्लेट्यू की। ठीक है, जो टिल्ट है वो स्लाइटली टू ईस्टवर्ड है, यानी कि स्लोप है वो बेसिकली ईस्टवर्ड है, यानी कि रिवर्स मोस्टली ईस्ट की तरफ बहती हैं, कुछ रिवर्स वेस्ट की तरफ भी फ्लो करती हैं, स्पेसिफिकली नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, और छोटे छोटे रिवर्स और हैं। आपको मोस्टली यहां पर लेटराइटिक या फिर रेड सॉइल देखने को मिलती है, और ये रीजन बड़ा रिच है दोस्तों मिनरल में। कोल, आयरन और बॉक्साइट रिजर्व्स आपको इंडिया के यहीं पर देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सेंट्रल इंडिया के अंदर आपको ट्राइबल कम्युनिटीज संथाल, गोंड, बाइगा, भील, कोरकू, मुंडा, ये सब भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट आपके एनसीईआरटी बात करती है दोस्तों वेस्टर्न घाट्स की। देखो ऑल्दो यहां पर अरावली है, मैं आपको बता दूं एक बार, अरावली के साथ साथ आपको यहां पर विंध्यास देखने को मिलते हैं, और विंध्यास के नीचे आपको
सतपुरास देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ माउंटेन रेंजेस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और ये आपका शिलोंग प्लेट्यू है, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं जो कि तापी के नीचे से शुरू होते हैं और टिल कन्याकुमारी तक एक्सटेंड होते हैं। आ रही है बात समझ? वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट दिस पलक्कड़ गैप यहां पे, लेकिन इसके विपरीत अगर आप ईस्टर्न घाट्स को देखें तो ईस्टर्न घाट्स आर नॉट कंटिन्यूअस। देखो टूट गए, टूट गए, थोड़े हैं, टूट गए, टूट गए, ये देखो दे आर ब्रोकन इनटू पीसेस। तो अगर आप वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को कंपेयर करो तो दो चीजें क्लियर हो जाती हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअस एंड ईस्टर्न घाट्स दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस। हाइट की बात की जाए तो भैया 900 से 1500 मीटर के बीच वेस्टर्न घाट्स की हाइट है, और एवरेज एलिवेशन ईस्टर्न घाट की सिर्फ 600 मीटर्स है। हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट्स की अनाई मूडी है जो कि केरला के अंदर लोकेटेड है, 2800 मीटर उसकी हाइट, 700-800 मीटर हाइट है। और जिहांगड़ा इज द हाईएस्ट पीक जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर यहां पर लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स। तो ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाती है। दूसरा, वेस्टर्न घाट्स मॉनसून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो मॉनसून को यहां पर इंटरसेप्ट कर लेते हैं, और वेस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में आपको मोस्टली एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, काफी ग्रीनरी है। ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही बायोडाइवर्स रीजन भी है। अब ईस्टर्न घाट्स आर लेस इफेक्टिव इन ब्लॉकिंग रेन्स, जहां जहां ब्लॉक करते हैं रेन्स, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में वहां पर अच्छी बारिश होती है, बट यहां पर इतनी अच्छी बारिश नहीं होती, 150 सेंटीमीटर के आसपास होती है, यहां पर तो 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश हो जाती है। रिवर्स की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको सबसे पहले इंडिया की दक्षिण गंगा रिवर देखने को मिलती है जिसको आप गोदावरी कहते हैं, जो कि त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो गोदावरी आ इंपॉर्टेंट रिवर। इसी तरह से गोदावरी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन हम सीधा कृष्णा की बात करेंगे जो अगेन यहां से ओरिजिनेट होती है दोस्तों और यहां गिर जाती है, दिस इज कृष्णा। ऐसे ही कावेरी रिवर है दोस्तों जो यहां पर आकर गिरती है, एज यू कैन सी दिस इज कावेरी। तो ऑल ऑफ द रिवर्स आर बेसिकली वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग, यानी कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का टिल्ट है, स्लोप है, इट इज टुवर्ड्स द ईस्ट। लेकिन यहां पर विंध्या सतपुरास के बीच में एक रिफ्ट वैली क्रिएट होती है और सतपुरा वेस्टर्न घाट्स के बीच में एक रिफ्ट वैली क्रिएट होती है, जिसकी वजह से नर्मदा वेस्टर्न साइड में फ्लो करती है। यहां पर माही फ्लो कर रही है, सॉरी साबरमती फ्लो कर रही है, और यहां पर माही है, और यहां पर आपको ताप्ती रिवर भी देखने को मिलती है। तो दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, दीज आर सम ईस्ट फ्लोइंग रिवर। इसी तरीके से आपको शॉर्ट एंड स्विफ्ट रिवर्स देखने को मिलती हैं इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर, स्पेसिफिकली मुंबई में मीठी रिवर है, ठीक है। आप नीचे आ जाएं गोवा के पास तो वहां पर मांडोवी जुआरी रिवर है, और अगर आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी श्रावस्ती रिवर जिसके ऊपर जॉग फॉल्स लोकेटेड है, और नीचे आएंगे मैंगलुरु में आपको नेत्रावती रिवर देखने को मिलेगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है बिकॉज उसके बाद से केरला शुरू हो जाता है, ऑलमोस्ट उसके बाद से, ठीक है। तो ये बात भी आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है, ठीक है। तो अगर आप ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स को कंपेयर करें तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स मोस्टली डेल्टा के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती हैं, वहीं जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो एस्चुरीज के थ्रू जाकर गिरती हैं अरेबियन सी के अंदर, ठीक है। गोदावरी लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, 1465 किलोमीटर उसकी लेंथ है, जो कि महाराष्ट्र से होते हुए दोस्तों तेलंगाना को टच करती है, छत्तीसगढ़ को टच करती है, आंध्र प्रदेश में जाती है और फिर जाकर गिरती है किसमें, जी हां, बे ऑफ बंगाल में। लेकिन वहीं अगर आप वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें तो नर्मदा इज द लॉन्गेस्ट रिवर, याद रखना, एंड इट ओरिजिनेट्स इन अमरकंटक प्लेट्यू मध्य प्रदेश में, फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली, ठीक है, एंड इट गोज इनटू, जी हां, अरेबियन सी। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। उसके बाद आपको इंडिया की अमेजिंग कोस्ट लाइन देखने को मिलती है अलोंग द कोस्ट ऑफ कोर्स, और ये जो कोस्ट लाइन है इट इज वेरी डाइवर्स। अब यहां पर वो कंपेयर करता है वेस्ट कोस्ट को इंडिया के ईस्ट कोस्ट के साथ। जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो गुजरात से केरला को एक्सटेंड होता है, 1400 किलोमीटर लॉन्ग है ऑलमोस्ट। अरेबियन सी का कोस्ट है, ये नैरो है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कोस्ट में डिवाइडेड है। ये गुजरात कोस्ट है,
फिर ये कोंकणी कोस्ट है, फिर नीचे आपको मालाबार कोस्ट देखने को मिलता है दोस्तों। इट इज वेरी नैरो, बारिश बहुत ज्यादा होती है। वहीं जो ईस्ट कोस्ट है वो यहां से शुरू होता है, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, काफी चौड़ा है और एग्रीकल्चर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। इट इज वेरी ब्रॉड, दैट इज वेरी नैरो। इसको उत्कल कोस्ट कहते हो, उसको आंध्रा कोस्ट कहते हो, उसको आप कोरमंडल कोस्ट कहते हो, ठीक है। दीज आर सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एनसीईआरटी में नहीं दिए, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूं। फिर वो बताता है कि ईस्ट कोस्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे कि चिलिका लेक है लोकेटेड उड़ीसा के अंदर, जहां पर आपको एरावती डॉल्फिन भी देखने को मिलती है। पुलिकैट लेक है लोकेटेड ऑन द बॉर्डर्स ऑफ तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, जिसके ऊपर यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। और फिर सुंदरबन डेल्टा की भी बात करता है। सुंदरबन डेल्टा टेक्निकली इज पार्ट ऑफ द गंजेटिक प्लेन्स, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी विल डिस्कस अबाउट द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो हमारे पास इंडिया के दो आइलैंड्स हैं, दो आउटपोस्ट हैं भाई। सबसे पहले अंडमान आइलैंड है, ये रहे, और उन्हीं के छोटे भाई निकोबार आइलैंड है, ये रहे। अंडमान आइलैंड के ऊपर कोको चैनल है, बीच में 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान निकोबार को डिवाइड करते हैं, और नीचे ग्रेट चैनल है जिसको आप 6 डिग्री चैनल भी कहते हैं, ठीक है। दीज आइलैंड्स आर बेसिकली आइलैंड आर्क जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से बनी है दोस्तों। अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंपॉर्टेंट है बहुत ही साउथ ईस्ट एशिया के लिए। इंडिया यहां से मलाक्का स्ट्रेट भी ब्लॉक कर सकती है। उसके बाद यहां पर आपको लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड देखने को मिलते हैं जो बेसिकली कोरल आइलैंड्स हैं दोस्तों, एंड दे आर बेसिकली इनहेबिटेड बाय द पीपल नोन एज मलय पीपल्स, है ना। तो ये चीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी ऑफ केरला कोस्ट पर लोकेटेड है। अंडमान, दे आर लोकेटेड बेसिकली very far from Indian mainland, much near to Myanmar or either Indonesia. Lakshadweep are coral atolls. वहीं Andaman are volcanic structurally, they are extension of Arakan Yuma ranges and the Himalayas basically. 38 islands हैं दोस्तों लक्षद्वीप में टोटल, ठीक है। 36 islands सॉरी, जिसमें सिर्फ कुछ ही हैबिटेड हैं एंड 10 आर इनहेबिटेड, कोई उनके ऊपर नहीं रहता। अंडमान निकोबार में 500 से ज्यादा आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। नॉर्थ में अंडमान, नीचे ही निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है दोस्तों। कैपिटल की बात, दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। कवारती कैपिटल है लक्षद्वीप की और पोर्ट ब्लेयर इज कैपिटल ऑफ, यस माय डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो भाई ये होती है पूरी क्लास। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड गाइज। यहां पर हम फिनिश करते हैं चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 क्लास 7th का, जिसको हम डिस्कस करेंगे टुमारो। बाय गाइस, टेक केयर, आई विल डू नेक्स्ट वन।